हेलो नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे और आज भी हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका ये दूसरा पार्ट है। दिस इज कॉल्ड सेल, कोशिका। और पिछले क्लास में जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे थे उससे आगे की जो जानकारी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग उसी सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। यानी अगेन ये पिछले टॉपिक का ही दूसरा कंटिन्यू पार्ट है। दैट इज समथिंग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, कोशिका। और आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी है कि आप सबके लिए एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स को ध्यान में रख करके साइंस का कंप्लीट सिलेबस आधारित पेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। एक्लॉन एजुकेशन के ऐप पे वो मिलेगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को, और अपने हिसाब से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए जानकारी है, और कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फिलहाल आगे बात करें तो एक्लॉन एजुकेशन पे फ्री पीडीएफ, पेड नोट्स, ये सारे के सारे उपलब्ध है। और अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, हम लोग पिछले क्लास में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात कर रहे थे। सेल क्या होता है, इन सब के ऊपर तो हमारी बात हुई थी। और हमने देखा कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई पदार्थ अंदर जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कोई बाहर आता है सेल से। इन सब के बारे में हमारी बात हुई है। अब उसी संदर्भ में एक सिचुएशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो कि सेल से ही रिलेटेड है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए चीज को हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। और मे भी शायद बहुत आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है ये कॉन्सेप्ट? एक प्रश्न के रूप में मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूं कि अगर हम किसी एनिमल सेल को, किसी सेल को या फिर प्लांट सेल को, जंतु कोशिका को या पादप कोशिका को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं। ये सॉल्यूशन पानी और शक्कर का घोल भी हो सकता है, या नमक और पानी का घोल भी हो सकता है ना। तो जब आप किसी सेल को किसी खास सॉल्यूशन में रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया, सपोज कि मैं कहता हूं मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भी है, और इस कंटेनर में मैंने चीनी या नमक वगैरह कुछ मिला दिया, सॉल्ट भी मिला दिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन बन गया। और अगर मैं इसके अंदर, अब ये जो सॉल्यूशन मेरे पास है, इसके अंदर किसी सेल को डालता हूं, ये सपोज सेल है, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? और इस तरीके के सॉल्यूशन को, इस तरीके से जो हमारे पास ये चीज बनी, इसको कहा क्या जाता है? अगर आपने ये काम किया, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन के अंदर आप किसी सेल को, एनिमल सेल, प्लांट सेल को रखते हैं, तो पॉसिबली 3 इवेंट हो सकते हैं, 3 घटनाएं हो सकती है। अब ये तीनों घटनाएं क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली घटना तो ये है कि अब ये 3 घटनाएं कैसे हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके के सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये है जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपको, इसको मैं कहता हूं ये कोई एक कोशिका है, सेल है, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को, पहले केस में ये हो सकता है कि इस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट मान लेता हूं। डाइल्यूट मतलब अच्छा खासा, ज्यादा पानी, ठीक है ना। और खास करके अगर मैं इस सेल से तुलना करूं, इससे तुलना करूं, तो इधर पानी की मात्रा ज्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और सेल में कम है। नतीजतन आपको भी पता है कि पानी मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से भी बाहर निकलेगा, इधर की तरफ आएगा, और इधर से अंदर भी जाएगा, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन चूंकि हमें ये पता है जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को डाला है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा पानी इधर से सेल की तरफ अंदर जाएगा। यानी जो अंदर जा रहा है पानी, इसका एरो बड़ा है, पीले कलर का आप देख रहे हो। और सेल से जो एक्चुअली में बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इस सॉल्यूशन की तरफ पानी आ रहा है, वो कम मात्रा में आ रहा है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन से ही तो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो अगर यहां पे सपोज कीजिए कि इतना ज्यादा पानी अंदर की तरफ आ रहा है और थोड़ा निकल भी रहा है, तो नेट सिचुएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे
तो यहां का पानी तो इधर ही जा रहा है, सेल के अंदर ही जा रहा है। और अगर सेल के अंदर जा रहा है तो सेल के अंदर जब और ज्यादा पानी जाएगा तो स्वेल हो जाएगा, है ना। इस तरीके के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। पहला सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, इसका उल्टा भी हो सकता है। सेल डाला, सेल के अंदर भी पानी है और जिसमें हमने डाला वो पानी वाला एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर इधर पानी ज्यादा है तो ये वाला पानी सेल के अंदर ज्यादा जाएगा। नेट फ्लो जो होगा पानी का वो एक्चुअली में सेल की तरफ होगा, है ना। एंड दिस इज समथिंग साइटोलिसिस कहते हैं और इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहते हैं। याद रखिएगा कि यदि कोशिका को, क्या लिखा हुआ है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा जब ज्यादा हो, पानी ज्यादा और नमक या शक्कर कम हो, तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं में रखा गया है। तो जल ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए पराशरण विधि के जरिए कोशिका के अंदर चला जाए और इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है इसको अल्प परासरण दाबी सॉल्यूशन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। हाइपोटोनिक, ये याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। जल के अणु कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब अगर आप इसको इस तरीके के सॉल्यूशन में डालते हैं तो जल इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। अंदर जो जा रहा है वो ज्यादा है और यहां से जो बाहर आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए नेट फ्लो अंदर की तरफ होगा। यानी देखा जाए तो शुद्ध परिणाम ये होगा कि सेल के अंदर ही कहीं ना कहीं पानी आ रहा है, ज्यादा आ रहा है और थोड़ा सा निकल रहा है, तो ऑब्वियसली सेल स्वेल करेगा, फूलने लगेगा। और इस तरीके के सिचुएशन वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। एक सिचुएशन तो ये हो सकता है नंबर वन, अगर आप सॉल्यूशन में सेल डालते हैं शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो एक चीज तो ये हो सकती है, ठीक है भाई। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें हमने एक्चुअली में सेल को डाला और ऐसा हो रहा है कि मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम है, जितना पानी आ रहा है उतना ही सेल से जा रहा है। तो नेट फ्लो की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं होगा, आना जाना कुछ नहीं, जैसा सेल था पहले वैसा ही रहेगा। पहले केस में क्या है, पहले केस में सेल जो ऐसा था अभी ये स्वेल हो गया, जो अभी इससे पहले बताया। क्यों, क्योंकि पानी अंदर ज्यादा जा रहा था, तो नेट फ्लो के आधार पर हम कहेंगे कि पानी अंदर ही आएगा क्योंकि निकलने वाला पानी काफी कम था। लेकिन जितना आ रहा है उतना ही निकल रहा है, तब तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, सेल रिमेन्स नॉर्मल। और इस तरीके के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहा जाता है। ये जो बना, पहला क्या था, हाइपोटोनिक, ठीक है ना, हाइपोटोनिक, और दूसरा अब हो गया आइसोटोनिक। तो यदि कोशिका को ऐसे माध्यम वाले विलयन में रखा जाए जिसमें बाहर की जल की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कोशिका में जो जल मौजूद है उसके ठीक बराबर है, जितना यहां पानी का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही बाहर भी है, तो फिर क्या होगा, अंदर जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो ऐसे में नेट फ्लो तो कुछ नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो एक तो पहले इस तरीके के सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक कहा जाता है। ये शब्द अपने आप में पूछा जाता है, याद रखना है, समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक। और रिजल्ट क्या होगा, जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई, जितना यूनिट अंदर गया उतना ही यूनिट बाहर आया। तो सेल जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति हुई नहीं है, नेट मूवमेंट नहीं हुआ। देखा जाए तो पहले में क्या था कि नेट मूवमेंट सेल के अंदर की तरफ हुआ, क्योंकि बाहर सेल से जो निकल रहा था पानी वो कम था, अंदर जो जा रहा था वो ज्यादा था, यहां पे बराबर है। तो सेल के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले में सेल, पहला वाला जो सिचुएशन था ना हाइपोटोनिक वाला, उसमें सेल स्वेल कर गया था, इसमें सेम रहेगा। अब तीसरा भी तो हो सकता है, इसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, मतलब ये कि जो सेल है इसमें पानी ज्यादा है, ये जो है इसमें पानी ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, और जिस मिलियन में डाला गया, जिस माहौल में डाला गया, वहां पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है।
तो ज्यादा सेल से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से इधर की तरफ पानी जाएगा, मतलब अंदर भी जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन बाहर जो निकल रहा है सेल से वो ज्यादा निकल रहा है। तो नेट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पानी सेल से आउट ही हो रहा है, क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उससे कहीं ज्यादा बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सेल सिकुड़ जाएगा। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। और ये सॉल्यूशन जो बना ये हाइपरटोनिक बना। यही लिखा है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र, if the medium has the lower concentration of water than the cell, सेल में जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम है, सेल में ज्यादा है और बाहर कम है, तो बाहर की तरफ ज्यादा पानी निकलेगा, है ना। तो जल परासन द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक, अति परासरण दाब। मतलब हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, तीन तरीके के सॉल्यूशन का जिक्र यहाँ पे किया गया। और रिजल्ट क्या होगा? पुनः जल की कोशिका झिल्ली के जल जो है ना, कोशिका की झिल्ली के दोनों ओर आवागमन दोनों का होता है, पानी आ भी रहा है जा भी रहा है, लेकिन बाहर चूंकि ज्यादा पानी जा रहा है तो इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तीनों सिचुएशन मूवमेंट के आधार पर आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तीसरे वाले को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं? साइटोलिसिस क्या हो रहा है? इसमें नेट फ्लो जो है पानी सेल के तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए सेल स्वेल कर जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा क्या था? सेम है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, सेल रिमेन्स नॉर्मल। और तीसरा क्या है? जितना आ रहा है उससे कहीं ज्यादा बाहर जा रहा है सेल से, सेल सिकुड़ जाएगा, इसको हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हमारे सामने आ सकता है और ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली हम क्या कहेंगे? चलो ये सारे पॉइंट समझ में आ गया। अब एक नोट पॉइंट में देख लो कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन, जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य प्रकार के पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। जो अमीबा जैसे जीव होते हैं ना, या सिंगल सेल वाला जीव होते हैं ना, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये काफी फ्लेक्सिबल होती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बाहरी वातावरण से इसको भोजन को ग्रैब करने में हेल्प मिलती है। इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है। Such process is known as endocytosis. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. अमीबा भोजन इसी प्रक्रिया से प्राप्त करता है। अब आप देख सकते हैं, देख लो ये देखो एंडोसाइटोसिस, ये फूड पार्टिकल था, चारों ओर से घेर लिया, अंदर चला गया। ठीक है ना। सो दिस इज द केस। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का नाम कहलाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है अमीबा के संदर्भ में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, तो एंडोसाइटोसिस कह सकते हैं। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं, मतलब यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल वाला है, फ्रेश वाटर में रहता है, और काफी हद तक बहुत सारे प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रक्रिया के जरिए ही ये पानी को ग्रहण करते हैं बाहर से। और ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन का ही एक एग्जांपल है, एक मेथड है। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, तो पिछला वाला सेशन जरूर देखिएगा। Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. यानी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, जो पानी को अवशोषित करते हैं मिट्टी से या जलीय माध्यम से, उस प्रोसेस का क्या उदाहरण नाम है? तो आप उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, परासरण कहेंगे। यानी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड ज्यादातर प्लांट सेल जो है ना, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए पानी को ग्रहण करते हैं। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जिसे हम जड़ को कहते हैं, ये भी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के जरिए जल को
अब्सॉर्ब करते, अवशोषित करते। और वैसे भी हमें पता है कि रूट्स वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ याद रखेंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, कुल मिलाकर के 2-3 पॉइंट है यहाँ पे। एक पॉइंट ये हो गया एंडोसाइटोसिस वाला, नंबर 1, जो आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया जो अभी मैंने आपको बोला। और तीसरा पॉइंट क्या है? कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना विसरण द्वारा ही होता है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। लेकिन उसमें एक नई चीज क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। विसरण द्वारा होता है, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के परिवहन में एनर्जी इज नीडेड। एनर्जी के यूज से कहीं ना कहीं ये चीजें होती है। तो ये चीज अलग से आप याद रख सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ो। अब तक देखा जाए तो सेल को ही डिस्कस करने का हम प्रयास कर रहे थे, और सेल में सेल मेम्ब्रेन और उससे संबंधित जितने भी अतिरिक्त जानकारियां थी वो सब हमने अभी डिस्कस किया है। और हमने देखा सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं सेल का सबसे ऊपरी एक परत है, लिपिड प्रोटीन का बना होता है, और सेल के अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग करता है, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे पॉइंट हमने देखा। अब एक टर्म और आता है, सेल वॉल। अब इसको अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये क्या है? ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या? देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि सेल वॉल जो होता है ना, जैसे मान लो अगर मैं किसी सेल की बात करता हूं, सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है। इसमें ये सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। ये सेल मेम्ब्रेन है, बोलो हाँ है। सेल मेम्ब्रेन के अलावे अगर इसके ऊपर कोई एक और लेयर मौजूद हो, रिजिड सा लेयर, समथिंग, ये, तो इसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन से हट करके, सेल मेम्ब्रेन के अलावे ये एक स्ट्रक्चर है, सेल वॉल। इसको हिंदी में कोशिका भित्ति या दीवार कहा जाता है। मतलब सपोज ये अगर मेम्ब्रेन है ना, ये है मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा ऐसे चला गया, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है सेल वॉल। अच्छा, बेसिक बात ये है कि सेल वॉल एनिमल में नहीं होता है, नॉट इन एनिमल सेल। हमारी आपकी जो कोशिका होती है ना, जंतु कोशिका, मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन ही आउटर लेयर है। जंतु कोशिका में ही नहीं पाया जाता है, ये बात सीधे सीधे याद रखिए। तो फिर ये किस में होता है? ये सेल वॉल सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जिस यूनिट की है वो है प्लांट। ऑल्दो सिर्फ प्लांट ही नहीं है, प्लांट के अतिरिक्त, पादप के अतिरिक्त सेल वॉल आपको बैक्टीरिया में भी मिल जाएगा, जीवाणु में भी मिलेगा, और फंगस में भी मिलेगा, कवक में भी मिलेगा। सेल वॉल इन तीनों में होते हैं। प्लांट का सेल वॉल, जो मेम्ब्रेन के ऊपर का ये लेयर है, ये सेलुलोज का बना होता है, बस ये बात याद रखिएगा। और सेलुलोज एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसी और चीज से बना होता है, फंगस का सेल वॉल किसी और चीज से बना होता है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और हार्ड लेयर जो एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसके अलावा कुछ और जीवों में पाया जाता है, उसको सेल वॉल कहा जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक अतिरिक्त भित्ति है, और वो भी विशेषकर प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये एक अंतर बताता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। बुनियादी अंतर जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें एक अंतर ये भी बताया जाएगा कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल कॉमन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल जो है ना, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। और ये जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति या सेल वॉल है, ये अभी मैं बता चुका हूं किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज एक जटिल पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, जटिल पदार्थ है, बहुत सारे ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है सेलुलोज। और ये पौधों को एक तरीके से स्ट्रक्चरल रिजिडिटी या स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल वॉल, ये याद रखना है। एक और बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि जब किसी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में ऑस्मोसिस द्वारा पानी की हानि होती है,
क्या मैं बोल रहा हूं? एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल में भी वाटर लॉस हो सकता है, ऑस्मोसिस के जरिए प्लांट सेल से पानी बाहर आ सकता है, वो ठीक है, हो सकता है। अगर पानी की हानि हो जाए तो जो कोशिका झिल्ली है ना, या कोशिका झिल्ली सहित जो अनेक आंतरिक पदार्थ है, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है तो वो फिर संकुचित हो जाता है। इस घटना को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये अभी हमने इसके संदर्भ में एक बात अभी पढ़ा भी था कुछ समय पहले जस्ट। तो ये भी याद रखिएगा कि ये संभव है। व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, इट इज पॉसिबल देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन या फिर प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, तो ये याद रख सकते हैं आप। और दूसरी बात नोट में ही याद रखना है कि केवल जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिका है, उसमें ही ऑस्मोसिस द्वारा जल अब्सॉर्ब करने की क्षमता होती है, ना कि डेड सेल में। सो ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू अब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो लिविंग सेल की बात हो रही है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैंने बोला भी था कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है ना, प्लांट्स, फंगस और बैक्टीरिया तीनों में होते हैं। प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, फंगस और बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से बने होते हैं। फंगस में काइटिन का बना होता है, तो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। बट प्लांट में सेलुलोज का बना होता है। तो ये याद रखिएगा कि कहां कहां सेल वॉल होता है। 3 जगहों की बात हमने की है। तो कोशिका भित्ति पौधे, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखने में सहायता करता है। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट यानी हाइपोटेनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट ब्रस्टिंग। इस सेल वॉल की वजह से एक तरीके से जो कम डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें भी इसको आप कह सकते हैं बनाए रखता है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। और यस ऑफ कोर्स जो हमने अभी देखा था कुछ समय पहले हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सब पढ़ा था ना। पहला वाला केस याद करो, हाइपोटेनिक यही था ना, जब पानी ज्यादा अंदर चला जाता है तो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। तो अगर हम इस सॉल्यूशन में इस तरीके के प्लांट सेल, फंगस, इन सबको रखेंगे तो ये भी स्वेल करेगा, पानी लेगा, कोशिका फूल जाती है। लेकिन इसके जो दीवार है, सेल वॉल है, कोशिका के ऊपर जो सेल वॉल है, ये फूला हुआ पानी जो है ना, जब मतलब एक तरीके से फूला हुआ सेल की मैं बात कर रहा हूं, कोशिका जब फूल जाती है तो इसकी सेल वॉल के ऊपर दबाव पड़ता है। सेल जब स्वेल करेगा तो दबाव पड़ेगा, और सेल वॉल भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। जितना इधर की तरफ दबाव जाता है उतना सेल वॉल भी दबाव डाल देता है, तो सरवाइव करने में मदद मिल जाती है। सो हाइपोटेनिक सिचुएशन में सेल स्वेल अप होगा, ठीक है ना, और सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बनेगा जब सेल स्वेल अप होगा। लेकिन सेल वॉल ऑल्सो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करके बैलेंस कर देता है चीजों को। तो ये भी एक तथ्यात्मक तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी है। कहते हैं कि कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। सेल वॉल वो चीज है जिसके कारण प्लांट सेल अपने आसपास माहौल में होने वाले परिवर्तनों को थोड़ा अच्छे तरीके से सहन कर सकता है। कहीं ना कहीं सेल वॉल उसे हेल्प करता है। सिचुएशन मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल होता है तो उसको एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, एक तरीके से कहने के लिए, हवा के खिलाफ, आंधी तूफान के खिलाफ एंड सो ऑन, बहुत सारी सिचुएशन के खिलाफ। जंतु कोशिकाओं के तुलना में ये इस तरीके के सिचुएशन को झेल सकता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर इनको होता है प्लांट सेल को, ठीक है ना। तो चलो, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के ऊपर हमारी बात हो गई है। हमने पिछले क्लास में बात की थी ना कि सेल जब हम लोग पढ़ते हैं ना, एक सेल, तो इसके स्ट्रक्चरल बनावट को पढ़ने के लिए हमें 3 चीजों को पढ़ना होता है। सेल मेम्ब्रेन, और उसी को हमने सेल वॉल के साथ कोरिलेट करके पढ़ लिया। दूसरा न्यूक्लियस होता है और तीसरा साइटोप्लाज्म होता है। तो अभी तो एक ही हुआ है,
अभी दूसरा न्यूक्लियस के ऊपर बात करेंगे, तो इसीलिए अब दूसरा पार्ट हमारे सामने आ गया, केंद्रक, जिसको हम सेल का हेडक्वार्टर, सेल का मैनेजर भी कहते हैं। ये सेल का सेंट्रल पार्ट होता है और इंटायर सेल का लगभग 10% भाग होता है। पूरे सेल का जितना वॉल्यूम होता है उसका लगभग 10% न्यूक्लियस होता है। और एक न्यूक्लियस को हिंदी में हम केंद्रक भी कहते हैं। और केंद्रक को किसने खोजा था, कब खोजा था, ये पिछले क्लास में आपको बताया है। तो आप कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए कि सेल के न्यूक्लियस को पहली बार किसने और कब खोजा था। नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। या अपने दिमाग में सोचिए उस व्यक्ति का नाम, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो ऐसा मैं समझता हूं कि आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, एक न्यूक्लियस के अंदर ना, ये जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कई चीजें होती है। एक तो एक न्यूक्लियस के अंदर स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस में ही ये पाया जाता है, ठीक है, चलो। दूसरा, न्यूक्लियस को कवर करने वाला मेम्ब्रेन, इन्वेलप भी मौजूद है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया इन्वेलप। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, इसको केंद्रक द्रव कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि एक न्यूक्लियस के अंदर, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर धागों की उलझी हुई संरचना जैसी एक संरचना होती है, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये न्यूक्लियस में ये जो देख रहे हो ना आप, धागों की उलझी हुई संरचना, ये क्रोमैटिन जालिका है, क्रोमैटिन जाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यूक्लियस से रिलेटेड कंटेंट क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एक स्पॉट होता है न्यूक्लियस में ही। और दूसरा न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है क्रोमैटिन जालिका। ये क्रोमैटिन जालिका दो चीजों से बनती है, डीएनए और प्रोटीन से बनती है। अब आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं कि इनपुट क्या कहता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कोशिका के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर, हेडक्वार्टर, ब्रेन वगैरह सब कहते हैं। न्यूक्लियस की बात हो रही है। और न्यूक्लियस के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर आप कह सकते हैं न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस को दो लेयर वाला मेम्ब्रेन कवर किया हुआ रहता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। यानी अंदर से कोई चीज बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ आ जाता है, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी मैंने क्या बोला था कि सेल के अंदर जो एक धागों की उलझी हुई संरचना जैसी एक बनावट होती है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किससे बना होता है, अभी मैं बता चुका हूं, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और सेल डिवीजन के दौरान जब एक सेल डिवाइड होता है ना, एक से दो, दो से चार सेल बनता रहता है, तो ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है, क्रोमैटिन जाल है ना, ये जाल ऐसे टूट करके रॉड लाइक शेप में कन्वर्ट हो जाते, जैसे ये दिख रहा है आपको। इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र इसी को कहा जाता है, आप सबने सुना होगा क्रोमोसोम्स के बारे में। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। व्हाई इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, क्योंकि यही क्रोमैटिन आगे क्रोमोसोम बनेगा सेल डिवीजन के दौरान। ऑल्दो ये क्रोमैटिन किससे बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो डीएनए प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के साथ जीन्स एसोसिएटेड होते हैं। ये क्रोमोसोम्स है ना, तो यहीं पे जीन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे।
और इन्हीं जीन्स के अंदर तमाम तरह की इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती है। ठीक है, मैंने कहने का अर्थ क्या हुआ कि क्रोमोसोम जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, ये क्रोमेटिन जाल से बनता है, तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम्स। ये भी एक प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जिससे क्रोमेटिन बना होगा उसी से क्रोमोसोम बनेगा, क्योंकि क्रोमेटिन ही तो आगे क्रोमोसोम बन जाता है। और क्रोमेटिन किससे बनता है, ये 3 बार मैं बता चुका हूं, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है, और ये सूचनाएं जहां पे होती है उसको जीन्स कहते हैं। यानी डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल सेगमेंट, उसको जीन कहा जाता है। तो बेसिकली जीन के अंदर तमाम तरह की सूचनाएं मौजूद होती है, और यही सूचनाएं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है ना, तो मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे सिंपल वे में, जब एक संतान बनता है ना, संतान की उत्पत्ति होती है, ऑफस्प्रिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ऑफस्प्रिंग एक सिंगल सेल के रूप में आता है, जाइगोट इसको बोलते हैं, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। अगर ये सिंगल सेल है, हमारा अस्तित्व इसी रूप में आता है ना, तो इसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे? इंसान के एक सेल में क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। 46 मतलब नॉर्मल वे में 23 पेयर्स हम कहते हैं। और इन 46 में से 23 क्रोमोसोम मदर से आया होगा, और 23 क्रोमोसोम फादर से। आधा क्रोमोसोम मदर से और आधा फादर से आता है। संतान बनने में यही होता है ना, 23 मदर से तो 23 फादर से। मदर के ओवम सेल, फादर के स्पर्म सेल पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। अब वो कैसे होता है उसकी बात अभी नहीं कर रहे। तो जब क्रोमोसोम्स माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, माता पिता से संतान में क्रोमोसोम जाएंगे, तो क्रोमोसोम्स के साथ जो जीन्स होते हैं ना, वो भी तो जाएगा ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स वो गाड़ी है जो जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है, और जीन्स के अंदर तमाम तरह की सूचनाएं मौजूद होती है, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर माता पिता के लक्षण संतान में आते हैं। कई बार वो प्रकट होते हैं, कई बार हाइड हो जाते हैं। तो इसको जेनेटिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, वंशानुगत ट्रांसमिशन कहते हैं, वंश गति का स्थानांतरण कहते हैं। तो देखा जाए तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो सूचनाओं का ट्रांसमिशन होता है, ये जीन की वजह से होता है। लेकिन जीन्स किसके साथ होता है? क्रोमोसोम्स के साथ। तो एक तरीके से क्रोमोसोम्स को हम हेरिडिटी का गाड़ी कहते हैं, व्हीकल कहते हैं, और जीन्स को हम लोग यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, वंश गति का इकाई जीन्स को कहते हैं। तो इसीलिए अगर जीन्स और क्रोमोसोम्स की बात होती है, तो आप कह सकते हैं कि जीन्स बेसिकली फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, और डीएनए क्रोमोसोम बनाता है ना। तो ये चीज आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें ये डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है, ठीक बात है। जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें तो ऐसे क्रोमेटिन के रूप में मौजूद है, ठीक है। और जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तभी यही क्रोमेटिन जालिका ऐसे क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक बात है, ये हमने देखा है। और क्रोमोसोम्स में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है जीन्स में, वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं, यानी जीन्स के रूप में अगली संतति में जाते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जीन्स जो है ना, यूनिट है वंशगति का, और क्रोमोसोम्स व्हीकल, गाड़ी है, ऐसे समझ लो। तो बाकी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये देख लो, ये डीएनए, ये बेसिकली क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को डीएनए प्रोटीन बनाता है, और इसी का फंक्शनल सेगमेंट जीन है। तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, वी कैन से दैट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप फिलहाल यहाँ याद रख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और हम में आप में इंसान के एक सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम, सबके अलग अलग होते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और कुछ कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रोकैरियोट्स
and eukaryotes. What exactly it means? It means simple. देखो, आपने बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। बैक्टीरिया जैसे, बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु। इसके अंदर जो कोशिका होती है ना, ये प्रीमेच्योर टाइप की होती है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। और ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो, जेनेटिकल मटेरियल ओपनली मौजूद हो, इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसका कॉमन एग्जांपल है। इसमें और भी बहुत सारी संरचनाएं नहीं पाई जाती, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है ना, प्रीमेच्योर टाइप का सेल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जांपल है। तो इसको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं और इस तरह के सेल को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ऐसा जीव जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद है, ऐसे जीव को यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब यूकैरियोट्स है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर, ट्रू न्यूक्लियस, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे सामने दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आ गए, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, इतना सर्टेन नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं और इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड या केंद्रकाई कहते हैं। यानी बैक्टीरिया जैसे जीव के अंदर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस जैसी चीज होती है ना, वो वैसी नहीं होती है जैसे कि एक ट्रू न्यूक्लियस में होना चाहिए। इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसे सेल को, बैक्टीरिया के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, इसलिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स कहलाता है। अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ऑब्वियसली ऐसे जीव को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है वो मैच्योर सेल है, उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अपना जीवाणु याद ये रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया भी हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये दोनों ऐसे एग्जांपल है जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। बाकी मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सब के जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, काफी मैच्योर सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक तरीके से मैच्योरिटी का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी जो अन्य कोशिका अंगक होते हैं ना, इवन राइबोसोम्स हो सकते हैं अलग प्रकार का, लेकिन और भी जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब नहीं होते इसमें, है ना। कम विकसित छोटी कोशिकाएं होती प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और ऐसे अंगकों को अनेक कार्य भी साइटोप्लाज्म के असंगठित भाग द्वारा ही किए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो खासियत है, उसकी खासियत तो यही है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी नहीं होते, बहुत सारी चीजें नहीं होती है, तो उन सबके काम साइटोप्लाज्म को ही करना पड़ता है, तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ये एक नोट पॉइंट है, याद रख लो। क्या है नोट पॉइंट? जैसे फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो जो आपने देखा ना ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी बताया था ना, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, उसमें ये होता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है, ये पहले से ही आप लोग जानते होंगे शायद। क्लोरोफिल के बिना तो ये हो नहीं सकता है, सनलाइट को ट्रैप करता है ये चीज। तो अगर प्रकाश संश्लेषण वाला प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और उसमें क्लोरोफिल अगर होगा, तो ये क्लोरोफिल एक्चुअली प्लास्टिड में नहीं होता है, ठीक है ना। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया is associated with membrane
वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। लेकिन वहीं अगर प्रॉपर प्लांट होगा, जैसे आम का प्लांट है, अमरूद का प्लांट है, प्रॉपर प्लांट होगा, तो उसमें जो ये क्लोरोफिल होगा ये खास तरीके की संरचना में होगी। इसको प्लस्टिड्स कहते हैं, लवक कहते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल की खासियत है। ठीक है ना, क्लियर है? तो यूकैरियोट्स में एग्जाम्पल की बात करें तो बड़े पड़े हैं, मनुष्य से लेकर के कुत्ता बिल्ली बंदर तक, ऑस्ट्रिच से लेकर के पाइन ट्री तक, मैंगो ट्री तक, ये सब यूकैरियोट्स है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे याद रखना है कि अमीबा और पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर होते हुए भी यूकैरियोट्स है। मोस्ट बीबीआई, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है, अमीबा भी यूनिसेलुलर होता है। फर्क ये है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये दोनों यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। ये अतिरिक्त जानकारी आप यहां पे याद रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली फाइनली मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है। ये बात, जब भी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात होगी तो आप किसका एग्जाम्पल याद रखोगे? बैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये दोनों इसका एग्जाम्पल है। आमतौर पर ये आकार में काफी छोटे होते हैं। यूजुअली अगर प्रोकैरियोटिक सेल के साइज की बात करें तो 1 से 10 माइक्रोन मीटर के आसपास इसका साइज होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है, मनुष्य हाथी कुत्ता बिल्ली बंदर, इन जनरल अपवाद को छोड़ करके, तो ये काफी बड़े होते हैं। ये 100 माइक्रोन मीटर या इवन उससे भी बड़े हो सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली 5 से 10 या 10 मतलब ऐसे समझो कि 5 से 100 माइक्रोन मीटर के आसपास हो सकते हैं। 5 से ज्यादा सही लगेगा, 10 के बाद कर लो, 10 से 100 माइक्रोन मीटर। ठीक है ना? ठीक है, दूसरी चीज क्या है? कोशिका का केंद्रीय भाग जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, वो ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, उसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक में तो एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनाइज व्यवस्थित न्यूक्लियस होता है। तो केंद्रीय भाग जो जेनेटिकल मटेरियल होता है ये बिना झिल्ली के होता है, इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते। तो इसलिए इसको केंद्रक, नॉट ट्रू न्यूक्लियस आप कह सकते हैं। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ये केंद्रिका है। केंद्रिका, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो केंद्रिका नहीं होगा। केंद्रिका या न्यूक्लियस अनुपस्थित, और केंद्रिका इसमें उपस्थित होते। न्यूक्लियस एक्सपोर्ट होता है ना, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट बैक्टीरिया वगैरह में, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स, कई सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते इसके अंदर, तो झिल्ली घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो इसमें नहीं होते। लेकिन इसमें तो सब कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम सब होता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल, और इसी आधार पर बनते हैं प्रोकैरियोटिक एनिमल एंड यूकैरियोटिक एनिमल। ठीक है ना? तो ये आप यहीं पे याद रख लेंगे। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अगर एब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है तो मैच्योर सेल यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इस मेम्ब्रेन की सार्थकता, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मेम्ब्रेन की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तक लक्षित नहीं होते हैं। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि क्यों इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक के तौर पर जाना जाता है। ये सेल थ्योरी का अपवाद क्यों है? क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन जैसी संरचना नहीं होती है, इसलिए इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण नहीं होते। ये तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं जब किसी होस्ट सेल में प्रवेश कर जाएगा वायरस। जब तक ये किसी सजीव के जरिए, हमारे आपके शरीर में अगर वायरस प्रवेश कर गया तो हमारे सेल को इन्वेड करेगा और हमारे सेल का मैकेनिज्म यूटिलाइज करके जीव की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन विदाउट होस्ट सेल इट इज जस्ट लाइक नॉन लिविंग। होस्ट सेल के बाहर ये अपनी संख्या बढ़ा ही नहीं सकता है। ठीक है ना? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए सेल मशीनरी चाहिए, और इसके लिए इसको होस्ट सेल को इन्वेड करना पड़ता है।
तो ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं, मैंने बताया था आपको वायरस के बारे में। अगर मैं आपसे एक दो सवाल पूछूं यहाँ पे कि केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं क्या होती है, केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना, अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ है तो हम इसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और जब ये डिवाइड होता है तब ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स बन जाता है। यही बोला था अभी। तो क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं? धागे जैसी संरचना, यस, ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन। फिर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में हेल्प करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल हेल्प यू इन distinguishing a plant cell from an animal cell? तो आप कैसे प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग कर सकते हैं? कौन सा ऐसा आधार है? तो अभी अभी हमने इसके ऊपर बात की है। जैसे सेल मेम्ब्रेन तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में होता है, न्यूक्लियस भी ऑब्वियसली होता ही होगा। ये सेल वॉल की बात हमने की है कि एनिमल में तो नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। फिलहाल सबसे सही आंसर तो यही लग रहा है, तो यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी मैंने बोला था कि प्लांट का देखो 3 जगहों पे सेल वॉल होता है, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस यानी कि कवक। ये होगी आपका जीवाणु। मैंने आपको बोला था ना, इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इसका सेल वॉल अगर देखा जाए तो पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होता है, और इसका काइटिन का बना होता है, फंगस का। अब अगर ये 3 तथ्य आपको पता है तो ये प्रश्न आराम से आप कर सकते हैं कि निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती है? तो जीवाणु लगा दो, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि बैक्टीरिया का सेलुलोज वाला नहीं होता है। बाकी ये सब तो प्लांट ही है देखा जाए तो ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, और आप के लिए इंफॉर्मेशन यही है कि टेक्लॉन एजुकेशन को डाउनलोड करना है आपको गूगल प्ले स्टोर से, और सारे पेड बैच आपके लिए यहाँ उपलब्ध है। ठीक है ना, आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। तो अभी कुछ पॉइंट को हमने डिस्कस किया, लेकिन मुझे लगता है इसके कुछ और पॉइंट्स हैं तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसमें मैं बाकी के पॉइंट्स को कवर करके टॉपिक को खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए और आराम से एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। ओके, बाय बाय।